हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी दोस्तों का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीटेट के जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं जो आपके ऑनलाइन मोड में हुए थे, तो उन सभी क्वेश्चंस का आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर की विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। मतलब कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा जो है उसके अनुसार जो उच्च प्राथमिक स्तर की जो विज्ञान शिक्षा है उसका उद्देश्य कौन सा नहीं है इनमें से। क्या विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना। तो देखिए साइंस में कोई भी सिस्टम नहीं होती है। तो देखिए साइंस में कोई भी सिस्टम नहीं होता है। जब किसी चीज़ के बारे में रिसर्च की जाती है तो बच्चे जो होते हैं वो अपना अपना आइडिया लगाते हैं। और वहीं कह रहा है कि बी में सैद्धांतिक सिद्धांतों की खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर उपयोग करना। देखिए अगर टीचर कोई भी अगर कॉन्सेप्ट पढ़ाना होता है तो वो बच्चों के निजी जीवन से जोड़ करके पढ़ाने की कोशिश करता है। वहीं कह रहा है कि सुपरिचित अनुभव के आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को सीखना। और वहीं डी कह रहा है आपसे कि सरल प्रौद्योगिकी इकाइयां और मॉड्यूल हाथों द्वारा तैयार करना। तो देखिए अगर हम बात करते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या जो रेखा है इसके अनुसार आपका जो उच्च प्राथमिक स्तर होता है उस पर जो विज्ञान की शिक्षा होती है, विज्ञान की अवधारणाओं को जानने के लिए क्रियाकलापों और प्रयोगों को करना, तो ये बात सही है आपकी। वहीं बी कह रहा है आपसे कि वैज्ञानिक सिद्धांतों के खोज सत्यापन के लिए योजनाबद्ध प्रयोगों का उपकरण के तौर पर प्रयोग करना। तो देखिए ये बात गलत हो जाएगी। तो इस वजह से अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि शोध बताते हैं बच्चे औपचारिक विज्ञान अध्ययन में ऐसे कई पूर्व विचार लेकर के आते हैं जो वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खाते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से इन विचारों के संदर्भ में क्या सही नहीं है। मतलब आपको नहीं देखना है कहाँ पर। तो आपके अगर ऑप्शन देखें हम तो इसमें कह रहा है कि यह बच्चों के विद्यालयी अधिगम पर प्रभाव डालते हैं। तो बिल्कुल ये बात सही है, बच्चे के विद्यालयी अधिगम पर प्रभाव डालते हैं। वही कह रहा है कि व्यस्त भी यह विचार रख सकते हैं, वयस्क भी यह विचार रख सकते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल सही है आपके, जो वयस्क होते हैं वो भी ये विचार रख सकते हैं। और वही कह रहा है यह रोजमर्रा के अनुभव के आधार पर बनते हैं। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है कि आपके जो दैनिक जीवन के जो अनुभव होते हैं उन्हीं के आधार पर ही आपके जो बच्चे होते हैं वो औपचारिक विज्ञान अध्ययन में कई पूर्व विचार लेकर के आते हैं जिनसे ही वैज्ञानिक व्याख्याओं से मेल नहीं खा पाते हैं। तो इसके संदर्भ में आपका ये सही जाएगा। और वहीं डी कह रहा है कि यह आसानी से बदले जाते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल गलत कही है कि यह आसानी से नहीं बदले जा सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है आपसे कि सामाजिक संरचना के अनुसार विद्यार्थियों में विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए कौन सी योजना सबसे निर्णायक शिक्षण योजना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताना है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अगर हम बात करें विद्यार्थी के जीवन में जो विज्ञान की एक अर्थपूर्ण समझ बनाने के लिए जिस योजना का आप प्रयोग करेंगे तो उसके लिए आपको कौन सी शिक्षण योजना जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। कह रहा है कि विज्ञान के विषय में बोलने, सोचने, बहस करने और लिखने के लिए विद्यार्थियों की मदद करना। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान के विषय में जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के अवसर देंगे बच्चे को तभी बच्चा जो है वो ये सीख पाएगा और उसे आप सोचने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे। वहीं बहस करने मतलब कि क्लास में परिचर्चा करने और लिखने के लिए भी आप विद्यार्थियों की मदद करेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर जाएगा वो आपका ए ही सही हो जाएगा। बाकी के आंसर भी देख लेते हैं हम। विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप संदर्शिका का उपयोग करके क्रियाकलापों को बारंबार आयोजित करना। तो देखिए ये बात गलत है आपकी। जब आप जो आपके क्रियाकलाप होते हैं वो संदर्शिका का उपयोग करके आप बार बार उसे नहीं आयोजित करवाएंगे बच्चों से। वही कह रहा है कि विद्यार्थियों को वैज्ञानिक विचारों का निर्देशन करते मॉडल बनाने को कहना। तो ये बात भी गलत है। वहीं डी में दे रहा है कि बड़ी संख्या में संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को उत्साहित करना। तो देखिए जब आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को प्रश्न देंगे तो बच्चे भी बोर फील करेंगे। तो ऐसा भी नहीं करना है कि आपको बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न देने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा कथन विज्ञान के नियमों की सटीक व्याख्या करता है।
तो देखिए आपके कुछ नीचे नियम दे रखे हैं और आपको बताना है कि आपकी जो साइंस होती है उनमें से आपका कौन सा नियम है जो आपकी सबसे सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए साइंस के अंदर जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करके ही उसके बाद ही हम किसी निर्णय पे पहुंचते हैं। तो अगर हम बात करें विज्ञान के नियमों का स्तर वैज्ञानिक सिद्धांतों के स्तर से ऊंचा होता है, यह आंसर तो आपका नहीं हो पाएगा। कि बी, विज्ञान के नियम दर्शनीय घटनाओं में आपसी संबंधों की व्याख्या करते हैं। तो देखिए ये बात बिल्कुल भी सही है आपकी कि जो चीज़ें आप साइंस के अंदर सीख लेते हैं या फिर जिन चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि अपने अंदर धारण कर लेते हैं, उसके बाद ही आप तो किसी निर्णय पर पहुँचेंगे। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी, इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं अगला भी देख लेते हैं कि विज्ञान के नियमों की तुलना में विज्ञान के सिद्धांत और विज्ञान के अधिक तर्कसंगत निष्कर्ष हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, तुलना वाली बात तो गलत हो जाएगी। वही कह रहा है विज्ञान के नियम विज्ञान के प्रबल सिद्धांतों का निष्कर्ष है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके सबसे प्रबल सिद्धांत होंगे उन्हीं के निष्कर्ष से आप जो है वो विज्ञान के नियम की सटीक व्याख्या कर पाएंगे। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के विद्यार्थियों के दृष्टिकोण विचारों का मूल्यांकन करने में निम्न में से क्या सबसे मददगार होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि इसमें बच्चों के मूल्यांकन पर आपको जोर कर देना है, मतलब कि आपको उनका मूल्यांकन करना है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि विद्यार्थियों से एक एक करके प्रश्न पूछना। तो देखिए अगर आप बच्चे से एक एक करके प्रश्न पूछेंगे तो बिल्कुल आप उनका जो है वो मूल्यांकन कर पाएंगे। तो ये बात आपकी सही हो जाएगी। और आपसे पूछा क्या है इसमें कि जो सबसे कम मददगार होगा आपको वो वाला ऑप्शन ढूंढना है। और वहीं बी में कह रहा है कि विद्यार्थियों को अपने विचारों को नक्शों, चित्रों और रेखा चित्र जैसी अवधारणाओं के द्वारा व्यक्त करने के लिए कहना। तो देखिए ये बात भी आपकी बिल्कुल कहीं ना कहीं सही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो पाएगा। और वहीं सी कह रहा है कि गहनता से विद्यार्थियों से साक्षात्कार कराना। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। और वहीं कह रहा है आपसे डी में कि विद्यार्थियों को प्रदर्शनी के लिए चार्ट पोस्टर बनाने के लिए कहना। तो देखिए अगर आप बच्चे से चार्ट पोस्टर बना लेने से आप कभी भी बच्चे के जो विचार होते हैं उनका आप कभी भी मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। कि आप सोचिए कि उन्हें आप कोई चार्ट दे देते हैं बनाने के लिए, या कोई डायग्राम आपने दे दिया उस पर बनाने के लिए, या कोई अच्छा सा पोस्टर दे दिया कि आप इसको बना के लाओ, तो जो टीचर होगा वो बच्चे का मूल्यांकन कभी भी चार्ट पे और पोस्टर बनाने से नहीं कर पाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के अगर हम सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो आपका सबसे बेस्ट आंसर रहने वाला है इसका, जो कि आपका सबसे कम मददगार होता है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक विद्यार्थी कहता है कि आटे और नमक जैसे पदार्थ द्रव्य पदार्थ हैं क्योंकि यह जिस भी पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। और बताना है आपको कि विद्यार्थी के इस दावे पर आपका क्या प्रत्युत्तर है। तो बताइए सभी साथी क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, इसमें कह रहा है कि आटे और नमक जैसे जो पदार्थ हैं आपके वो द्रव्य पदार्थ हैं और यह जिस भी पात्र में रखे जाते हैं वो उसी का आकार ले लेते हैं। तो कह रहा है क्या ये ठोस की परिभाषा अधूरी है क्योंकि यह आटा और नमक जैसे पदार्थों को समायोजित नहीं करती है। तो देखिए ये बात गलत है आपकी, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ गया है तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। और वही कह रहा है आपसे कि एक द्रव्य पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं होता। तो ये बात बिल्कुल सही है। और वही कह रहा है जिस पात्र में डाला जाता है उसी का आकार ले लेता है, इसलिए नमक तथा आटा द्रव्य पदार्थ हैं। तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। और वही कह रहा है कि यह ठोस है क्योंकि जहां आटा या नमक के छोटे छोटे कणों की संपूर्ण मात्रा का कोई नियत आकार ना हो लेकिन हर एकल कणों का होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों इसी के साथ अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज आप सभी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे एक बार। चलिए इसी के साथ हम अपना अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक शिक्षिका अपने साथी कक्षा के छात्रों से लिखित प्रश्न पूछती है, कहती है कि कौन सा अधिक भारी है, क्या 1 किलो रुई आपकी भारी हो जाएगी या फिर जो 1 किलो का लोहा है वो भारी हो जाएगा। मतलब कि एक शिक्षिका है वो अपने जो क्लास के बच्चे होते हैं उनसे कहती है कि बताओ 1 किलोग्राम रुई भारी होगी या फिर 1 किलोग्राम लोहा। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि विभिन्न आकार के रुई के गोलों और लोहे के गुटकों को हस्त प्रयोग करने और तोलने के अवसर देना। तो देखिए ये बात आपकी गलत हो जाएगी कि जो आपके कई प्रकार के जो आप रुई के गोले देंगे और जो लोहे के गुटके होंगे उनको अगर आप हस्त प्रयोग करने के लिए कहेंगे या फिर उन्हें तोलने के अवसर देंगे
तो उससे आप नहीं पता लगा पाएंगे कि कौन भारी है, रुई भारी है आपकी या फिर आपका लोहा भारी हो जाएगा। और वहीं कह रहा है कि भारीपन और घनत्व के बीच अंतर की व्याख्या करना, तो देखिए व्याख्या करने वाली बात आपकी गलत हो जाएगी। और वहीं सी कह रहा है कि घनत्व की संकल्प की परिभाषा देना, तो बिल्कुल जब आप घनत्व की मतलब कि डेंसिटी की जब आप उसमें डेफिनेशन बताएंगे उन्हें, तब आप वो बिल्कुल बता पाएंगे कि 1 किलोग्राम रुई का टुकड़ा भारी हो जाएगा या फिर 1 किलोग्राम लोहे का टुकड़ा भारी हो जाएगा। तो बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर आपका जो सी है वो क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा। और वहीं दे रहा है कि तुलना द्वारा दोनों की संतुलित अवस्थाओं का प्रदर्शन करना, तो देखिए ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है। मतलब आपके ऑप्शन नीचे दे रखे हैं और आपको यह बताना है कि एक रचनावादी जो विज्ञान की कक्षा है उसमें कौन सा लक्षण नहीं होता है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कि छात्र एक आंकिक प्रश्न को हल करने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, या फिर बी कह रहा है कि शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, या फिर क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, या फिर बच्चे अन्वेषण मतलब कि खोजने की योजना बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि क्या एक रचनावादी विज्ञान कक्षाओं का लक्षण नहीं है, तो आपको नहीं बताना है इसमें कौन सा होगा। कह रहा है कि छात्र एक आंकिक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों पर चर्चा कर रहे हैं, तो देखिए ये बात बिल्कुल आपकी सही हो जाएगी कि जब आप कोई भी आंकिक प्रश्न को हल करते हैं तो उसमें जब तक आप विभिन्न तरीकों पर जब तक आप उसमें चर्चा नहीं करेंगे तब तक आपको पता भी नहीं लग पाएगा कि इसमें क्या चीज़ सही होगी और क्या चीज़ गलत हो जाएगी आपकी। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। और वहीं कह रहा है कि शिक्षिका छात्रों के त्रुटिपूर्ण उत्तरों को अनदेखा कर रही है, मतलब कि यहाँ पर जो बच्चे गलती कर रहे हैं वहाँ पर जो टीचर है आपका वो उन्हें इग्नोर कर रही है, मतलब कि अनदेखा कर रही है। तो देखिए बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो रचनावादी विज्ञान की जो कक्षा होती है उसका ये लक्षण नहीं होता है कि जो आपकी शिक्षिका होगी वो बच्चे अगर कोई भी त्रुटिपूर्ण अगर उत्तर दे रहे हैं तो वो उनको इग्नोर मार देगी। तो बिल्कुल आपका इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बाकी आगे भी ऑप्शन हम देख लेते हैं एक बार। क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शिक्षिका बच्चों की बातचीत को ध्यानपूर्वक सुन रही है, तो बिल्कुल जब आप क्षेत्रीय भ्रमण जैसे कि आप पिकनिक वगैरह पे जाते हैं तो जो शिक्षिका होती है वो बच्चों के जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उन सभी को बहुत ध्यानपूर्वक सुनती है। और वहीं कह रहा है कि डी बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि बच्चे अन्वेषण की योजना बना रहे हैं, ये भी एक रचनावादी विज्ञान कक्षा का ही उदाहरण माना गया है। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि खोज द्वारा विज्ञान शिक्षण है। आपको बताना है कि खोज के द्वारा विज्ञान शिक्षण कौन सा है। क्या अधिगम के उत्पादों पर ध्यान देता है, या फिर अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, या फिर शिक्षण केंद्रित उपागम है, या फिर स्मृति केंद्रित उपागम है। बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब कि अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देता है, मतलब कि जो बच्चा आपका खोज करता है उसमें हम ये नहीं देखते हैं कि बच्चा हमें कोई ना कोई प्रोडक्ट देगा और हम सिर्फ ये देखते रहेंगे कि बच्चा किस तरह से खोज कर रहा है या उसमें उस चीज़ में वो इन्वॉल्व हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ में बच्चा अपनी क्रिएटिविटी भी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो आप ये सब पे ज़्यादा ध्यान देंगे। चलिए इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विज्ञान के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। तो आपको सही कथन बताना है। इसमें कह रहा है कि वे दी गई सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं, वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगा सकते हैं, या फिर वह प्रयोगाश्रित अवलोकनों के व्यापारीकरण है, अवलोकनों के व्यापीकरण है, या फिर एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांतों का निरनुमोदन नहीं किया जा सकता। तो देखिए बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो कह रहा है कि वे दिए गए सूचना के आधार पर अवलोकनों की व्याख्या करते हैं, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी। और वहीं कह रहा है कि वे भविष्य के अवलोकनों के निष्कर्षों के संदर्भ में पूर्वानुमान लगाते हैं, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि आपके जितने भी भविष्य में जो अवलोकन हो चुके हैं या जिन पर भी खोज हो चुकी है तो उन्हीं के जो निष्कर्ष निकले होंगे आप उन्हीं के हिसाब से तो आप पूर्वानुमान लगा सकते हैं। जैसे कि मनोवैज्ञानिक होते हैं आपके, या फिर जैसे मौसम का पूर्वानुमान होता है, जैसे
अगर कहीं पे आपका बारिश होनी होती है या चक्रवात आना होता है, तो इसमें जो आपका वैज्ञानिक होता है वो पहले जो आपके अवलोकन हो चुके हैं उन्हीं के आधार पर ही तो बताता है आपको कि हाँ आज आपकी वर्षा होगी या फिर आज आपकी बाढ़ आएगी, है ना। तो इस हिसाब से आप वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपना पता लगा पाते हैं। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और वहीं कह रहा है वह प्रयोगाश्रित अवलोकनों के व्यापीकरण है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। और वहीं कह रहा है एक बार सिद्ध होने पर सिद्धांतों का निरानुमोदन नहीं किया जा सकता, तो देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो ये बात वैसे भी गलत हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 1 आपका सही हो जाएगा। ए और बी दोनों ही विकल्प आपके सही हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को निम्न कार्य करने के लिए दिया। मतलब एक जो शिक्षिका है वो अपने जो जिस क्लास में पढ़ा रही है वो क्लास 4 है, उसमें उसने विद्यार्थियों को कई कार्य करने के लिए दिया है। तो वो क्या जानना चाहती है इसमें कि अवलोकन करना या फिर परिचालन परिभाषित करना, अवलोकन करना या फिर पूर्वानुमान लगाना, संप्रेषण करना या फिर मापन करना, पूर्वानुमान लगाना या फिर वर्गीकरण करना। तो बताइए उसने क्या कार्य करने के लिए दिया है। तो देखिए अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 के राइट आंसर की, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब कि अवलोकन करना और परिचालन परिभाषित करना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। दे रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको नीचे कुछ कथन दिए हुए हैं और आपको इसका सही आंसर बताना है। तो जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए कह रहा है इसमें कि विज्ञान में लैंगिक समता का अर्थ है कि विज्ञान में लड़कियां उतनी ही अच्छी हों जितने कि लड़के। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। विज्ञान में ऐसा नहीं कहा गया है कि लड़कियां जितनी ही अच्छी होंगी उतने ही लड़के भी अच्छे होंगे। तो देखिए ये लैंगिक पूर्वाग्रह को बढ़ावा दे रहा है। और वहीं कह रहा है आपसे बी में कि विज्ञान में लैंगिक समता से तात्पर्य है कि लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच में लैंगिक प्रतिबंध हटा लिए जाएं। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो आपके लड़के और लड़कियों के बीच में जो भी मतलब भेदभाव होते हैं उन सभी जितने भी प्रतिबंध लगे हुए हैं उन सभी को हटा लेना चाहिए, दोनों को इक्वल रखना चाहिए और इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए दोनों लोगों को। तो आपकी बी वाला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन देखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी वे गलत ही हो जाएंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कथन विज्ञान की प्रकृति का वर्णन करते हैं। देखिए आपके कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि इनमें से विज्ञान की जो प्रकृति है उसका कौन वर्णन कर रहा है। क्या वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है, या फिर वैज्ञानिक व्याख्या खंडन योग्य नहीं है, या फिर यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है, या फिर यह ज्ञान का परम भंडार है। तो देखिए इसमें कह रहा है आपसे कि वैज्ञानिक ज्ञान अस्थायी है। तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और वहीं कह रहा है कि वैज्ञानिक व्याख्या खंडन योग्य होती है, तो ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। और वहीं कह रहा है आपसे कि यह अपने आसपास की दुनिया की व्याख्या करने का एक प्रयास है। तो बिल्कुल जो साइंस होती है आपकी वो आपके आसपास का जितना भी वातावरण होता है उन सभी की व्याख्या करने का एक प्रयास ही होता है। तो देखिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा, यह ज्ञान का परम भंडार है। तो बिल्कुल ये बात गलत हो जाएगी आपकी, ये ज्ञान का परम भंडार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ए, बी और सी जो तीनों विकल्प दे रखे हैं ना आपके, ये तीनों ही राइट आंसर हो जाएंगे इसके। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि जीवाश्मी ईंधनों के विषय पर विद्यार्थियों की अपसारी सोच का आकलन करने के लिए उदाहरण का प्रश्न निम्न में से कौन सा है। मतलब कि आपको इसमें ये बताना है कि आपका जो जीवाश्म ईंधन के विषय पर जो विद्यार्थियों की अपसारी सोच है उनके बारे में कुछ उदाहरण दे रखे हैं। तो आपको ये बताना है कि इसका जो राइट आंसर जाएगा वो किसके साथ जाएगा। चलिए सभी साथी इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करेंगे, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होने वाला है। कह रहा है कि जीवाश्मी ईंधनों की अपेक्षा सौर ऊर्जा के कोई 5 लाभ लिखिए। तो देखिए ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, ये सिर्फ आपका एक क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाएगा। मतलब कि कह रहा है कि जीवाश्म ईंधन की अपेक्षा जो आपकी सौर ऊर्जा है उस पर आपको 5 लाभ लिखने हैं। मतलब कि 5 हो गए तो वो एकदम क्लोज एंडेड हो गया, आपको 5 ही लिखने हैं, इससे ऊपर नहीं लिखने हैं। तो ये बात आपकी तो गलत हो जाएगी। और वहीं कह रहा है कि कोयले के निर्माण में निहित चरणों की सूची बनाइए। तो देखिए इसमें चरण की सूची बनाने का कोई महत्व नहीं है। और वहीं कह रहा है कि पेट्रोलियम की प्रभावी आसवन का एक नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए इसमें चित्र बनाने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप एक चित्र बना देंगे तो वो आपका जो आपकी अपसारी सोच होती है उसको परिभाषित नहीं कर पाएगी। और वहीं कह रहा है कि क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे होंगे वो मल्टीपल तरह से आंसर देंगे। तो यहाँ पर बच्चे की जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है वो भी बढ़ेगी
और ये आपको एक तरह से ओपन एंडेड आंसर माना जाएगा। देखिए, अगर आप इसके डाइवर्जेंट क्वेश्चन की पहचान करेंगे तो आप बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछें कि यदि पृथ्वी पर जल नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, या फिर आपका वर्षा नहीं हुई तो फिर आप क्या करेंगे। तो इन तरह से जो है आप वो डाइवर्जेंट क्वेश्चन की पहचान कर पाएंगे। तो बात करें अगर हम इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मतलब कि क्या होगा यदि पेट्रोलियम के सभी भंडार समाप्त हो जाए। इसमें बच्चे जो है वो तरह तरह के अपने अपने विचार रखेंगे। तो ये क्वेश्चन का आंसर जो है डी सही होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विज्ञान के शिक्षण में निम्न में से कौन सी प्रक्रिया एक व्याख्यात्मक प्रक्रिया नहीं है। आपको नहीं वाला ढूंढना है। कह रहा है क्या एक शिक्षिका विभिन्न पशुओं के प्राकृतिक वास के वीडियो दिखाती है। तो ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और वही कह रहा है कि एक शिक्षिका प्रयोग द्वारा दर्शाती है कि एक धारा प्रवाही कुंडली के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आपका आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया। क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। देखिए, व्याख्या करने वाली बात तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगी और प्रश्न पूछने वाली बात भी आपकी गलत हो जाएगी। और वहीं कह रहा है उच्च तथा निम्न क्षेत्रों की संकल्पनाओं के बीच संबंध दर्शाने के लिए एक शिक्षिका संकल्पनात्मक चित्रण प्रस्तुत करती है। तो देखिए, चित्रण प्रस्तुत करने का कोई मतलब नहीं है आपका। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। कह रहा है आपसे कि एक विद्यार्थी ने ए और बी अंकित परख नलियों के विलयनों में एक चुटकी हल्दी डाली है और उसमें निम्न कथन अपनी कॉपी में लिखे हैं। मतलब कि एक छात्र है, उसने एक परख नलियां जो हैं दो, उसके अंदर उसने विलयन डाल रखे हैं। एक में नीला रखा है और एक में लाल रखा है। तो वो ये कह रहा है कि उसमें एक विलयन में उसने हल्दी डाल दी है, तो वो जो कथन है वो उसने अपने कॉपी में लिख रखे हैं। तो कह रहा है आपका S1 में क्या विलयन ए लाल हो गया है और विलयन बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, या फिर विलयन ए एक क्षार है और जो आपका विलयन बी है वो एक अम्ल है, या फिर अम्लों, क्षारकों और लवणों में विभेदन के लिए हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा। तो देखिए, इस क्वेश्चन में जो है आपका वो एसिड और बेस को लेकर के बात हो रही है। देखिए, अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो S1 S2 अवलोकन है, लेकिन S2 आपका निष्कर्ष है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। और वही कह रहा है S1 अवलोकन है और S2 निष्कर्ष है। तो बिल्कुल ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो आपका S1 है मतलब कि विलयन ए लाल हो जाएगा और विलयन बी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और वही आपका जो निष्कर्ष दे रहा है कि आपका जो S2 है मतलब कि विलयन ए जो कि क्षार है आपका, और जो विलयन बी है वो एक अम्ल माना जाएगा। तो इस हिसाब से आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ बी सही हो जाएगा आपका। इसी के साथ जितने भी नए साथी जुड़े वो सभी एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि एक कक्षा 7 की अध्यापिका अपनी कक्षा में छात्रों से निम्नलिखित प्रश्न पूछती है। मतलब कि एक शिक्षिका है जो अपनी क्लास 7 के बच्चों से कई सारे क्वेश्चन करती है। कहती है कि क्या होगा अगर एक सप्ताह के लिए जल नहीं मिले तो आपको बताना है कि यह प्रश्न अति उपयुक्त है। क्या अधिगमकर्ताओं को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर संवेदनशील बनाने के लिए। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। देखिए, जब तक बच्चे आपके जो सीख रहे हैं वो जल के विवेकपूर्ण प्रयोग पर जब तक संवेदनशील नहीं होंगे तब तक वो आपको पता ही नहीं कर पाएंगे। अगर उन्हें जल नहीं मिलेगा तो क्या होगा उनका। और कह रहा है भी कि अधिगमकर्ताओं में कल्पना को बढ़ावा देने के लिए। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। और वही कह रहा है कि अधिगमकर्ता की जल के स्रोत पर समझ आकलन करने के लिए। तो ये बात भी आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। और कह रहा है छात्रों की सामान्य जागरूकता को जांचने के लिए। तो बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सामान्य जागरूकता नहीं जांचनी है, क्योंकि वो यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रही है कि अगर आपको एक सप्ताह के लिए जल नहीं मिलेगा तो आपका क्या हाल होगा। तो देखिए, इसके अंदर जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपको वो राइट आंसर हो जाएगा कि अधिगमकर्ताओं को जल के विवेकपूर्ण प्रयोग जो आपके प्रयोग होंगे उन पर प्रयोग करवाएगी और उनको संवेदनशील बनाने के लिए कहेगी। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका कि विज्ञान में नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और गलत विकल्प का चयन कीजिए। मतलब आपके नीचे जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से आपको गलत विकल्प का चयन करना है। कह रहा है कि विज्ञान में नियम को व्यापक शोध के बाद बदला या फिर प्रतिस्थापित किया जा सकता है, या फिर कह रहा है कि विज्ञान में नियम तथ्यपूर्ण, पूर्वानुमानित और परिवर्तनशील हैं। तो देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। विज्ञान में जो आपके नियम होते हैं या जो आपके रूल होते हैं वो एकदम तथ्यपूर्ण भी होते हैं और आपके जो पहले से अनुमान लगाए जा चुके हैं वो भी आपके माने जाते हैं, और इसी के साथ समय के साथ ही इनका परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, इसका आंसर माना जाएगा।
वहीं आपका दे रखा है अगले ऑप्शन में कि विज्ञान में नियम सार्वभौमिक रूप से अवलोकित तथ्य हैं, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। और वहीं कह रहा है कि विज्ञान में नियम के गठन के समय उसकी कोई व्याख्या या अपवाद नहीं होता, तो देखिए व्याख्या करने वाली बात आपकी गलत हो जाएगी यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या पूछ रहा है कि विज्ञान की कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां क्रिया की जाती हैं। तो इसमें क्या क्या क्रिया दे रखी है आपको ये देखना है कि छात्रों को बैटरियां, बल्ब, संयोजक तार तथा विभिन्न प्रकार की सामग्रियां दी जाती हैं, जैसे कि कागज हो गई, कीले हो गई, चिमटी हो गई, लकड़ी हो गया, जल हो गया, नींबू का रस हो गया, तथा उसकी विद्युत चालन एवं सामग्रियों की प्रकृति के बीच के संबंध की पड़ताल करने के लिए प्रयोग की रूपरेखा तैयार करने को कहा जाता है। तो आपको बताना है कि इस प्रक्रिया के अंदर कौशल को किस क्रिया गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा, क्या अवलोकन की प्रक्रिया को बढ़ावा मिलेगा, या फिर वर्गीकरण को बढ़ावा मिलेगा, या फिर माप को बढ़ावा मिलेगा, और इसी के साथ परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के लिए या फिर परिचालित रूप से परिभाषित करने के लिए। तो देखिए इसमें कह रहा है अवलोकन करने के लिए, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी, अवलोकन होगा आपका। और वही कह रहा है कि वर्गीकरण, तो देखिए ये बात भी आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ का वर्गीकरण करेंगे तो आपको जो विभिन्न गतिविधियां होंगी उनके बारे में भी आपको पता चल सकेगा। और वही कह रहा है आपसे कि माप करने के लिए, तो देखिए माप करने वाली बात गलत हो जाएगी आपकी। और कह रहा है कि परिकल्पना को सूत्रबद्ध करने के लिए, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। तो आपका ए, बी और जो आपका डी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। किसी चीज़ को परिभाषित तो वैसे भी नहीं करना है, ये हमने आपको आगे भी बताया है, तो इसलिए ऑप्शन ई भी आपका नहीं हो जाएगा। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आपको ऑप्शन नंबर 4 जो है ये सही हो जाएगा। ए, डी और बी जो है ये तीनों ही सही हैं आपके। चलिए इसी के साथ हम अपना आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में जांच शिक्षण का वृत्तांत नहीं है। आपको बताना है कि इसमें जांच शिक्षण का कौन सा ऑप्शन नहीं है। कह रहा है आपसे कि क्या शिक्षक छात्रों को उनके विचारों के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर शिक्षक छात्रों को एक दूसरे के संप्रत्ययीकरण को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है, या फिर शिक्षक सबूतों साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्षों के विकास पर बल देता है, या फिर शिक्षक के प्रयोग के संचालन के लिए चरणों को प्रदान करता है। तो देखिए इसमें कह रहा है शिक्षक के छात्रों को उनके विचारों के अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करता है, तो नहीं, बिल्कुल ये बात गलत है आपकी। और वहीं कह रहा है कि शिक्षक छात्रों के एक दूसरे के संप्रत्ययीकरण को चुनौती देने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो ये बात भी आपकी गलत हो गई संप्रत्ययीकरण वाली। और वहीं कह रहा है कि शिक्षक सबूतों और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्षों के विकास पर बल देता है, तो देखिए बल तो आपको किसी चीज पर नहीं देना है। और वहीं कह रहा है कि शिक्षक के प्रयोग के संचालन के लिए चरणों का प्रदान करता है, तो बिल्कुल ये बात आपकी सही हो जाएगी। बात करें अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास, आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए अगर आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी कोई प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।